एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट को। ओके, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसी से इस चैप्टर को हम समझना शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपकी नींव अच्छी हो गई ना इस चैप्टर को समझने की, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो बिल्कुल फोकस से इस वीडियो को देखना है और साथ में एनसीईआरटी की बुक पास में लेकर बैठना है, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। ओके, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर 5 से शुरू है। अब आप बोल रहे होगे क्या बोल रहे हो मैं, देखो चैप्टर 5 से शुरू का मतलब ये है कि जहां पर चैप्टर 5 में बात खत्म होती है 1971 के चुनाव के बाद, वहीं से यहाँ पर बात शुरू हो जाती है। यानी कि 1971 के बाद क्या होता है उसको ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला, लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं थी। हमने चैप्टर 5 में समझा है कि 1971 का जो चुनाव हुआ था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने बहुत भारी भरकम जीत हासिल की थी और अपने आप को एक नव जीवन दिया था, वापिस से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई थी। लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात नहीं थी, यानी कि जो नेहरू के टाइम पर कांग्रेस थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर कांग्रेस थी, उस तरीके की कांग्रेस अब ये नहीं रही थी, क्योंकि ये जो पार्टी थी ये पूरी तरीके से किस पर निर्भर थी, इंदिरा गांधी पर निर्भर थी। ओके, तो वो वाली बात इसमें नहीं रही थी। अब ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 1973 से 75 के बीच देश में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो इस बात को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देती है। यानी कि इस समय के बीच देश में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है कि वो ये प्रूफ दे देती है कि अभी जो कांग्रेस है उसमें वो वाली बात नहीं है। अब ये जो घटनाएं होती है 1973 से 75 के बीच, इनके कारण भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इतनी खतरनाक घटनाएं होती है कि इससे हमारे लोकतंत्र पर ही संकट आ जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही संकट उत्पन्न होने लग जाता है। तो अब ये कौन सी घटनाएं थी, ऐसा क्या हुआ था 1973 से 75 के बीच कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न हो गया? तो उन्हीं घटनाओं के बारे में इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर समझ लेते हैं। एक बार फिर बोल दूं, आप एनसीईआरटी की बुक को अपने साथ खोलकर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी की हेडिंग बाय हेडिंग आपको पढ़ाती हूँ। ओके, चलिए समझते हैं। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। आपको पता है ना, हमने चैप्टर 5 पढ़ा है। कांग्रेस में जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन बहरहाल 1971 से 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक व आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। नारा तो दिया गया था, ओके, लेकिन कोई भी खास सुधार देश की आर्थिक स्थिति में हमें देखने को नहीं मिलता है। और उसी टाइम पर बांग्लादेश संकट आ जाता है ना, बताया ना बांग्लादेश संकट। बांग्लादेश संकट क्या है, तो जो पाकिस्तान है उससे अलग होता है और उसी को नाम देते हैं हम बांग्लादेश संकट। इसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ, लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ जाते हैं। यानी कि बांग्लादेश संकट के कारण भारत में कम से कम 80 लाख शरणार्थी आ जाते हैं, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, बोझ बढ़ने लगता है। विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी। 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 24% का इजाफा हुआ। यानी कि उस टाइम पे देश में आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि जो भी वस्तुएं थी उनकी बड़ी मात्रा में कीमतें बढ़ रही थी। इससे आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। जब इतनी वस्तुओं की कीमतें हाई होगी तो असंतोष फैलेगा ही सही। जैसे कि अभी पेट्रोल का भाव बढ़ा था, तो किस तरीके से जो देश में असंतोष का माहौल फैल गया था, उसी तरीके की स्थिति बनने लग गई। ओके, मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ 1973 से 75 के बारे में। तो उसमें देश की आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक संदर्भ को समझा रही हूँ। ओके, आपके एनसीईआरटी की हेडिंग है आर्थिक संदर्भ, उसको बता रही हूँ। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के
के स्वर उठने लगे। क्या मतलब है इसका? देखो, जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी ना, देश में असंतोष का माहौल होने लगा, तब छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया। ओके, और ये जो विरोध था ये 1960 के दशक से ही शुरू था, लेकिन 1973 और 75 के इस टाइम पीरियड में, इस अवधि में और भी ज़्यादा प्रबुद्ध हो उठे, यानी कि ये जो आंदोलन थे ये और भी ज़्यादा आगे आकर आंदोलन करने लगे या प्रबुद्ध हो उठने लगे। ओके, अब चलिए घटना पर आते हैं कि क्या घटना हुई थी। तो घटना हुई थी गुजरात और बिहार आंदोलन। ओके, इस घटना की हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी की। क्या हुआ था, क्या किया था छात्रों ने, इसको समझते हैं। देखो, 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा छात्र आंदोलन हो रहा था। तो जब छात्रों ने ये देखा कि हर वस्तु की कीमत बढ़ाई जा रही है, तो उन्होंने बिहार और गुजरात के इलाकों में भी आंदोलन छेड़ा, और गुजरात में ये आंदोलन 1974 के जनवरी माह में छेड़ दिया था। ऐसे में क्या हुआ, गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, क्योंकि जो गुजरात की सरकार थी उससे इस सारी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही थी, इतनी खतरनाक स्थिति बन गई थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र ने दोबारा चुनाव करने की मांग की। अब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो लोगों ने मांग उठने लगी कि अब क्या होने चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए, अभी जो सरकार है उसको हटाकर दोबारा चुनाव कराओ, ताकि दूसरी सरकार हम लाके बिठाएं, क्योंकि कौन बिठाएगा, जनता ही तो बिठाएगी। कांग्रेसियों के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। और जो कांग्रेसियों के मोरारजी देसाई थे वो भी ये बात कहने लगे कि जो चुनाव होने चाहिए अगर नहीं होते हैं तो मैं अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठूंगा। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। जब इस तरीके से छात्रों ने दबाव बनाया तो सरकार को झुकना पड़ा और 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस थी वो पूरी तरीके से हार गई। इस चुनाव में क्या हो गई थी, कांग्रेस हार गई थी। ओके, तो यही क्या था, गुजरात आंदोलन था कि 1974 के जनवरी माह में गुजरात में वस्तुओं की कीमतों को बढ़ता देख छात्रों ने आंदोलन किया, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मांग उठने लगी कि चुनाव होने चाहिए नए तरीके से, और 1975 के जून में विधानसभा के नए तरीके से चुनाव करवाए। ओके, अब ये तो बात गुजरात की कर ली, हमने तो बिहार के बारे में भी तो पढ़ा है, तो बिहार में क्या हुआ उसको समझते हैं। देखो, 1974 के मार्च में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन किया। जिस तरीके से गुजरात में छात्रों ने आंदोलन किया था उस तरीके से बिहार के छात्रों ने भी आंदोलन किया, लेकिन बिहार के छात्रों ने क्या अलग कर लिया, उन्होंने इस आंदोलन के क्रम को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलाया। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये जयप्रकाश नारायण कौन है, तो शांति रखिए, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि जयप्रकाश नारायण कौन है। ओके, देखो, जेपी ने, अब ये जेपी कौन है, तो जयप्रकाश नारायण को ही शॉर्ट में क्या कहा जाता है, जेपी कहा जाता है। तो जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। यानी कि जब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व करें। तो जयप्रकाश नारायण ने एक शर्त रख दी, कहा कि मैं तभी आंदोलन में शामिल होऊंगा जब आप आंदोलन को अहिंसक रखेंगे, यानी कि इस आंदोलन में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई भी हिंसा नहीं होगी। और ये जो आंदोलन है ये सब बिहार तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इसे हम भारत के और भी भागों तक पहुंचाएंगे। ऐसा किसने कहा, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने कह दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान करेंगे। ओके, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने की बात कर दी। उन्होंने कहा इस आंदोलन को हम बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। और इस संपूर्ण क्रांति का क्या लक्ष्य होगा, तो इस संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य होगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। ओके, तो इस तरीके से आंदोलन जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा, खास करके उत्तर भारत के इलाकों में भी फैला, मध्य भारत के इलाकों में भी ये आंदोलन फैला। अब
जैसे ही ये आंदोलन फैला, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर भी प्रभाव दिखना शुरू हो गया, यानी कि आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी शुरू हो गया। उस टाइम पर एक आंदोलन एक नारा बड़ा फेमस हो रहा था, उसके बारे में भी आप जान लीजिए, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। नारा था इंदिरा इज इंडिया और इंदिरा इज इंडिया। क्या मतलब है इसका कि इंदिरा है तो भारत है और भारत है तो इंदिरा है। ये नारा बड़ा फेमस हो रहा था। किसने दिया था ये? तो 1974 में कांग्रेस अध्यक्ष थे जो डी.के. बरुआ, उन्होंने इस नारे को दिया था। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ पर जितना भी हमने समझा उससे 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखने जैसे हैं। पहला तो यही कि गुजरात और बिहार आंदोलन क्या है और क्यों हुआ था, किन लोगों ने किया था, छात्रों ने किया था और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ता देख उन्होंने ये आंदोलन किया था। उसके बाद आप ध्यान रख सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति से क्या तात्पर्य है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आता है तो आपको बता देना है कि इस तरीके की घटना बिहार में हो रही थी, छात्रों ने जयशंकर नारायण को भेजा तो उन्होंने ये संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको अहिंसक रखेंगे लेकिन पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे, बिहार में सीमित नहीं रखेंगे, और इसी को संपूर्ण क्रांति कहा जाता है। आई होप आप इतना अच्छे से समझ गए होंगे, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब थोड़ा जयप्रकाश नारायण के बारे में जान लेते हैं कि कौन है जयप्रकाश नारायण। तो ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी आप जो ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये जयप्रकाश नारायण की है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्ट में क्या जेपी भी कहते हैं। ओके, अब इनका सबसे मेन जो इनकी चीज़ थी वो थी समग्र क्रांति। जो समग्र क्रांति अभी मैंने आपको पढ़ाई कि हर क्षेत्र में हम इस आंदोलन को ले जाएंगे, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, पूरे भारत में इसको फैलाएंगे और अहिंसा के माध्यम से इस आंदोलन को सब तक पहुंचाएंगे। वो जो इनके विचार थे, ओके, उसी को कहा जाता है समग्र क्रांति का विचार, और वो इन्हीं की देन थी। ओके, जयप्रकाश नारायण की ही देन थी। ये क्या क्या थे देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रहे हैं। ओके, एमसीक्यू बन सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी थे उसके महासचिव थे, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपातकाल के विरोध के प्रतीक बने। अब आपातकाल के ही बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या है, कैसे होता है। अभी बस आप इतना रखो कि आपातकाल के विरोध के प्रतीक थे, यानी कि जो देश में आपातकाल आया था या लागू किया गया था उसका इन्होंने बड़ी भारी मात्रा में विरोध किया था। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के ये नायक भी थे, यानी कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें ये नायक भी थे, यानी कि उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ओके, चलिए पढ़ लिया इतना अपन ने जयप्रकाश नारायण के बारे में और गुजरात और बिहार आंदोलन में। अब एक घटना तो ये हो गई, दूसरी घटना पर आते हैं। दूसरी घटना है नक्सलवादी आंदोलन। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर एक नक्सलबाड़ी पुलिस थाना है, वहाँ पर एक किसान ने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ओके, अब क्यों किया देखो, इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग कर रहे थे। ओके, अब ये जो विद्रोह किया गया था इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? तो इसकी अगुवाई जो थी वो मार्क्सवादी जो पार्टी होती है, ओके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके उस काडर के लोग इसकी अगुवाई करने लगे। अब क्या हुआ, नक्सलबाड़ी पुलिस थाने में शुरू में होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल गया। यानी कि जो ये पुलिस थाने से जो आंदोलन शुरू हुआ था ये वहाँ तक सीमित न रहकर आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैलने लगा। इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको समझ आया नक्सलवादी आंदोलन क्या है। भैया, पश्चिम बंगाल के एक नक्सलबाड़ी पुलिस थाने में किसान ने विद्रोह कर दिया। ओके, किसान ने क्यों विद्रोह किया? तो इसके कोई मेन रीज़न नहीं थे, बल्कि ये कि किसानों को बहुत उस टाइम पर उस इलाके में बहुत परेशानी आ रही थी। ओके, इसीलिए वहाँ पर नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ। ओके, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय काडर के लोग। और इस थाने से आंदोलन शुरू हुआ था ये भारत के कई राज्यों में फैल गया और इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अब इस आंदोलन के क्या कार्य थे देखो, धनी भूस्वामियों से जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दी। यानी कि ये जो आंदोलन था, ऐसे तो ये आंदोलन गलत था, यानी कि ये क्या कर रहा था, एक हिंसक आंदोलन था, लड़ाई झगड़ा दंगे करवाने वाला आंदोलन था, लेकिन इसका मकसद जो था वो सही था। सही क्या था? ये
क्या कर रहे थे, धनी भूस्वामियों से, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे ज़मीनें को छीन छीन कर क्या कर रहे थे, गरीब लोगों को और भूमिहीन लोगों को दे रहे थे। यानी कि इनका पर्पस अच्छा था पर काम करने का तरीका गलत था। उसके साथ साथ राजनीतिक स्थिति हासिल, यहाँ पर तिथि नहीं आएगा, स्थिति आएगा। राजनीतिक स्थिति हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल की दलील दी। यानी कि ये जो नक्सलवादी आंदोलन में जो लोग शामिल थे वो अपनी राजनीतिक स्थिति बनाने के लिए उन्होंने हिंसक साधनों की भी दलील दे दी। ओके, वो लोगों को डराने धमकाने भी लगे थे। तो इस तरीके के काम नक्सलवादी आंदोलन में हो रहे थे और इसी को कहा गया नक्सलवादी आंदोलन। तो ये हमारे देश की एक और घटना है जो उस समय पर हुई थी। ओके, अब इसका जो प्रभाव है वो आज भी 9 राज्यों के लगभग 75 जिलों में हमें ये हिंसा दिखाई देती है। ओके, इतना समझ में आया आपको? ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आता है कि नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ओके, वो आपको बता देने हैं। अब हमने 2 घटनाओं के बारे में पढ़ लिया। एक घटना तो हो गई एक घटना तो हो गई इसकी वाली बिहार एवं गुजरात के छात्र आंदोलन वाली, और दूसरी नक्सलवादी आंदोलन। अब तीसरी एक और घटना थी जो थी 1974 की रेल हड़ताल। क्या थी? 1974 की रेल हड़ताल। चलिए इसको समझते हैं कि 1974 की रेल हड़ताल में क्या हुआ था। देखो, 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल हड़ताल शुरू हुई थी। किसके नेतृत्व में? जॉर्ज फर्नांडिस। ओके, क्वेश्चन बन के आता है कि 1974 की रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में शुरू हुई थी? तो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में शुरू हुई थी। क्या हुआ था? रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई यह रेल हड़ताल एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी। ओके, यानी कि पूरे राष्ट्र में व्याप्त हो गई थी ये हड़ताल। यह रेल हड़ताल बोनस और सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए की गई थी। यानी कि जो रेल कर्मचारी थे उनके कुछ बोनस और सेवा से रिलेटेड कुछ इशू थे, जिसके कारण उन्होंने ये क्या की थी, ये वाली हड़ताल की थी। सरकार ने हड़ताली कर्मचारी की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। जब सरकार ने इनकार किया कि हम इन कर्मचारियों की ये मांगे जो है वो पूरी नहीं करेंगे। ओके, उसके क्या हुआ, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया। ओके, उन्हें सरकार को लगने लगा कि हमने ऐसा बोल तो दिया है कि हम रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल जो मांग है उनको नहीं मानेंगे। हो सकता है रेलवे कर्मचारी इसके विरोध में कोई कदम उठा दे, हिंसक कदम उठा दे, इसलिए रेलवे लाइनों को खतरा हो सकता है। तो रेलवे लाइनों की सुरक्षा के लिए सेना को भी तैनात कर दिया। ओके, तो इस तरीके से रेल हड़ताल हुई और ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। ओके, क्या था पूरी जो घटना है उसका मोरल कि रेल हड़ताल शुरू होती है, जो रेल कर्मचारी होते हैं वो कुछ मांग रखते हैं बोनस और सेवा से जुड़ी, लेकिन जो सरकार होती है वो सरासर मना कर देती है मांग को मानने से। ओके, और इसके लिए क्या होता है, कई नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है और कई रेलवे कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब रेलवे लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया जाता है ताकि क्या ना हो सके, कोई भी खतरा उत्पन्न ना हो सके। अब इसके कारण रेलवे कर्मचारी बेबस हो जाते हैं और 20 दिन के बाद ही हड़ताल अपने आप वापस ले ली जाती है। तो यही थी 1974 की रेल हड़ताल। अब ये घटनाएं तो देश में उस टाइम पर हो रही थी। ओके, उसके साथ साथ एक बहुत ही अलग घटना भी हुई, वो थी न्यायपालिका से संघर्ष। अब इसका मतलब क्या है, न्यायपालिका से कैसे संघर्ष, चलिए इसको समझते हैं। देखो, न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासन दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। यानी कि ये ऐसा टाइम था 1973 से 75 के बीच कि सरकार और जो न्यायपालिका होती है ओके उसमें भी क्या हो गए, विवाद उत्पन्न हो गए, मतभेद पैदा हो गए। क्यों हुए? देखो, 1973 में जो केशवानंद भारती मुकदमा चल रहा था उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। अब क्या हो रहा था आपको बताती हूँ। आपको ये नहीं समझना है अभी कि केशवानंद भारती मुकदमा क्या है, आप सिर्फ नाम याद रख लो कि एक मुकदमा चल रहा था 1973 के टाइम पर न्यायालय में, और जैसे ही उसका फैसला सुनाते हैं उसके तुरंत बाद न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है। जो वर्तमान न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है। ओके, इसकी वजह से दूसरे न्यायाधीश को लाना पड़ता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी आ रही थी। अब इतने दिनों से क्या चल रहा था, अगर कोई न्यायाधीश अपने पद को छोड़ देता है किसी कारणवश, तो उसके स्थान पर कौन सा न्यायाधीश आएगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश आएगा। ओके, और उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन होता क्या है, 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.M. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यानी कि ये जो न्यायमूर्ति A.M. रेन थे, इनसे भी ऊपर 3 और अच्छे और वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको छोड़कर क्या किया सरकार ने, न्यायमूर्ति A.M. रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। अब इन तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों को ये बात सही नहीं लगी, और सही भी थी। ऐसे में तीनों न्यायाधीश की वरिष्ठता को अनदेखा किया गया और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरुद्ध फैसला लिया। अब वो तो न्यायाधीश है, चुप थोड़ी ना बैठेंगे, उन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला लिया, जिससे क्या हुआ, प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वे प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहते थे। ओके, जिससे क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री के नज़दीकी थे वो इनका बहिष्कार करने लग गए। किनका, इन तीनों न्यायाधीश का, कि इनका जब कोई रोल नहीं है तो ये फालतू क्यों विरोध कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को नज़दीकी थी, जो प्रधानमंत्री को सपोर्ट कर रहे थे, वो प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहते थे, इस तरीके की न्यायपालिका नहीं चाहते थे। अब प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या है, देखो इसको समझते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से तात्पर्य ऐसी न्यायपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका के सोच के अनुकूल आचरण करे। यानी कि वो क्या करे, जो विधायिका है उसके हिसाब से चले और कार्यपालिका के हिसाब से चले, यानी कि देश की सरकार के हिसाब से चले, न कि जो संविधान है उसके अनुसार चले। तो ऐसी न्यायपालिका को प्रतिबद्ध न्यायपालिका कहा जाता है। ये भारत सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करने लगती है। ओके, तो अब ऐसी न्यायपालिका कौन चाह रहे थे, सरकार चाह रही थी, जो भी इंदिरा के सपोर्टर थे वो। अब इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। यानी कि जो न्यायालय और जो सरकार के बीच में जो संघर्ष या विवाद चल रहा था, उसका चरम बिंदु तब आया जब उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, इंदिरा के निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया कि इंदिरा जी का जो निर्वाचन है वो सही नहीं है। ओके, तो इस तरीके से उस टाइम पर, यानी कि 1973 से 1975 के बीच न्यायालय और सरकार के बीच में भी संघर्ष चल रहा था। ओके, अब इसकी वजह से क्या हुआ, 1973 से 75 के बीच हुई इन घटनाओं की परिणति देश में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई। यानी कि ये जो सारी घटनाएं मैंने आपको बताई ना, इनके परिणाम स्वरूप देश में आपातकाल लागू करना पड़ा। अब आपातकाल क्या है, कैसे लागू हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, सारा कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा टॉपिक आपातकाल को ही समझने वाले हैं। और इस आपातकाल के क्या हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो गया। यही बात मैंने कही ना, ऐसी घटनाएं हुई थी जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट आ गया था। तो चलिए, आई होप आपको अच्छे से सारा का सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। पहला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो 1971 में। गुजरात और बिहार छात्र आंदोलन को समझाइए। नक्सलबाड़ी आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। संपूर्ण क्रांति से क्या तात्पर्य है। 1974 की रेल हड़ताल के परिणाम को समझाइए और प्रतिबद्ध न्यायपालिका किसे कहा जाता है, और जयप्रकाश नारायण के समग्र क्रांति के विचारों का विवेचन कीजिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब हर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, और इन सारे प्रश्नों के उत्तरों को मैंने इस वीडियो में कवर भी किया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।